नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का बीपीएससी टीआरई 4.2 के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि बिहार प्राथमिक शिक्षक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 to 5 के टीचर के लिए यह प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें आपको समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट इसमें मिलेंगे। और समान अध्ययन में इन विषयों से रिलेटेड आपके प्रश्न होंगे, जैसे कि आपके समान जागरूकता हो गए, गणित हो गए, रीजनिंग हो गए, विज्ञान हो गए, सामाजिक विज्ञान हो गए, भूगोल, पर्यावरण एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इन सभी जो आपका विषय है इनसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 150 नंबर का, कितने 150 नंबर का, और कुल 150 प्रश्न होंगे, यानी कि हर एक प्रश्न जो है आपका 1 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे टेस्ट सीरीज में। तो इसमें जो आपको 20 टेस्ट सीरीज दिया गया है, इसमें प्रश्नों की संख्या देखिए इसमें दिखा दिया गया है 150 है, जिसमें 30 आपके भाषा से हैं और 120 जो है आपके समान अध्ययन से हैं। और कुल आपको 2.5 घंटे में आपको ये पूरे 150 प्रश्न बनाने हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग इस वीडियो में सेट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। कौन सा सेट नंबर 5? 20 सेट में आपका ये 5वां सेट है। तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप चारों प्रैक्टिस सेट और ये 5वां प्रैक्टिस सेट, सभी प्रैक्टिस सेट जो भी होगा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आ गया, टेस्ट सीरीज फॉर बीपीएससी टीआरई 4.0 प्राथमिक शिक्षक 1 to 5। तो पार्ट 1 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज दिया हुआ है, तो इस इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पैसेज को पढ़ना है और आंसर देना है। और पार्ट 2 में देखिए यहाँ आपको हिंदी लैंग्वेज होगा, तो जो भी स्टूडेंट हिंदी लैंग्वेज वाले होंगे वो हिंदी वाले पैसेज को पढ़ेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश को। तो हम लोग दोनों पैसेज को पढ़ते हैं। तो चलिए, पार्ट 1 का पैसेज नंबर 1 आपका क्या है इंग्लिश लैंग्वेज का, कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है पैसेज को पढ़ के, 1 से 5 नंबर प्रश्न तक का। तो टीचिंग मोर इवन देन मोस्ट अदर प्रोफेशंस हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर फ्रॉम ए स्मॉल हाईली स्किल्ड प्रोफेशन कंसर्न्ड विथ ए मॉनिटरी ऑफ द पॉपुलेशन to a large and important branch of the public service. The profession has a great and a honorable tradition extending from the dawn of history recent times. But any teacher in the modern world who allows himself to be inspired by the ideal of his predecessors is likely to be made sharply aware that it not his function to teach what he thinks, but it instill such beliefs and prejudice are thought यूजफुली बाय हिज एम्प्लॉयर्स। तो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पैसेज है। तो आप पैसेज को आसानीपूर्वक सावधानी से पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा। तो हम इसका आंसर बता दे रहे हैं कि पहला प्रश्न का आंसर क्या होगा, कि इन एंशियंट टाइम्स द टीचिंग प्रोफेशन वाज। तो इस पैसेज का जो करेक्ट आंसर होगा इस पैसेज को पढ़ने पर होगा कि लिमिटेड टू ए हाईली स्किल्ड माइनॉरिटी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पैसेज नंबर 1 का। दूसरा नंबर प्रश्न है कि व्हाट हैज ट्रांसफॉर्म टीचिंग इनटू ए इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ ए पब्लिक सर्विस इज। तो हो जाएगा आपका टेक्निकल डेवलपमेंट्स। क्या होगा, टेक्निकल डेवलपमेंट जो है ट्रांसफॉर्म्ड होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 2 का। तीसरा नंबर आपका प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज इन मॉडर्न टाइम्स ए सक्सेसफुल टीचर इज प्राइमरली सपोज टू। तो इसका जो राइट आंसर होगा द लाइन प्रिफर्ड बाय दोज इन अथॉरिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चौथा नंबर प्रश्न है इस पैसेज का कि द मॉडर्न टीचिंग टीचर इज नॉट एबल टू फॉलो द आइडियल ऑफ हिज प्रीडिसर्स बिकॉज। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑफ ए ट्रेडेमियस एडवांसमेंट इन प्रोफेशनल स्किल्स, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है प्रश्न नंबर 4 का। पांचवा नंबर प्रश्न है आपका इस पैसेज का लास्टवा प्रश्न, द ऑथर सीम्स टू बी अगेंस्ट द करेंट ट्रेंड्स इन द टीचिंग प्रोफेशंस। ये आपका पैसेज के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आप पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़िए और पैसेज का आंसर आराम से दीजिए। तो चलिए, छठा से लेकर 7वां प्रश्न जो आपका डायरेक्शन दिया हुआ है, आपको फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस, जो सेंटेंस है उसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है मीनिंगफुल वर्ड के साथ। इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट ए डाइट। तो इसका जो सूटेबल जो आपका वर्ड होगा वो होगा आपका बैलेंस डाइट। क्या होगा, बैलेंस डाइट होगा इसका सूटेबल वर्ड बैलेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इस आपका ब्लैंक जगह पे जो होगा बैलेंस लिखाएगा।
7वां नंबर प्रश्न द पुलिस द मॉब, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिस्प्रेस्ड, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर सी इसका भी हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का। 8वां नंबर प्रश्न है ए थिंग्स विच इजली कैच फायर, उस थिंग्स को कहते हैं हम लोग इनफ्लेमेबल, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। 8 नंबर का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 9वां हम लोग क्या है 9 से लेकर 13 तक हिंदी लैंग्वेज आपको गद्यांश पढ़ना है और उसको आंसर देना है। 9 से लेकर 13 तक देखिए गद्यांश को पढ़िए और उन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक दीजिए। तो गद्यांश क्या है कि साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों की तरह जन समुदायों और जातियों की विशेष भूमिका होती है। इसे कौन नहीं जानता कि यूरोप के सांस्कृतिक विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है वो अन्य किसी जाति की नहीं। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करता है तब उसकी अस्मिता नष्ट नहीं हो जाती। प्राचीन यूनान अनेक गण समाजों में बटा हुआ था। आधुनिक यूनान एक राष्ट्र है। तो और देखिए क्या है, एक आधुनिक यूनान अपनी प्राचीन संस्कृति से अपने एकात्मक स्वीकार करता है या नहीं। 19वीं सदी में शैले और बायरन ने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों के लिए एक ऐसी एकात्मकता पहचानवाने में एक बड़ा श्रम किया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस देश ने इसी तरह अपनी एकात्मकता पहचानी। इतिहास का प्रवाह ही ऐसा है कि विच्छिन्न और अविच्छिन्न थी। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है। तो जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजित हुआ है और किंतु जब तक पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों को अपनी साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहेगा तब तक बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप से अविभाजित रहेगी। विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए, जो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम, और इस न्यूनतम ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। तो आपने जो गद्यांश पढ़ा उसका आप सावधानीपूर्वक आंसर देना है ध्यानपूर्वक। तो पहला नंबर प्रश्न है इस गद्यांश का 9 नंबर प्रश्न में देखिए कि यूरोप के सांस्कृतिक विकास में किसकी भूमिका प्रधान रही है। तो यूरोप के सांस्कृतिक विकास में जो है प्राचीन यूनानियों की भूमिका जो प्रधान रही थी, प्रमुख रही थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नंबर आपका प्रश्न का। चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्राचीन यूनान कितने गण समाजों में बटा हुआ था। तो प्राचीन यूनान जो है आपके अनेक गण समाजों में बटा हुआ था। तो अनेक यानी ऑप्शन नंबर देखिए बी आपका दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का 10वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है यूनान ने अपनी एकात्मकता कब और किस तरह पहचानी। तो यूनान जो है जब यूनानियों की अस्मिता नष्ट होने लगी थी तब वो अपनी एकात्मकता पहचानी थी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कौन सा तत्व जो है मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करता है। तो उस तत्व का नाम है इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित अस्मिता जो है मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करता है। इस गद्यांश के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है कि किसने यूनानियों की एकात्मकता को पहचानने में मदद की थी। तो यह किए थे दो व्यक्ति थे, एक का नाम था शैले और दूसरे थे आपके बायरन। यह जो है आपके गद्यांश में दिया हुआ है, आप पढ़िएगा तो मिलेगा। तो इन दोनों का नाम यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 13 नंबर प्रश्न का। चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था। तो ये सभी आपका हिंदी साहित्य से रिलेटेड, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड आपके प्रश्न इसमें होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दिए थे सुझाव सुनीति कुमार चटर्जी जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द इसमें से जो है दोस्तों सोम तो है और पीयूष भी है, लेकिन सूरा नहीं है दोस्तों अमृत का पर्यायवाची शब्द, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न है इनमें जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो जल का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है तो उदक है और अम्बु भी है, लेकिन जलवान जो है आपका जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये सभी हिंदी व्याकरण से संबंधित आपके प्रश्न हैं। नेक्स्ट है आपका जो ममत्व
जो ममत्व से रहित हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो उसके लिए एक प्रयुक्त शब्द है, उसका नाम है आपका निर्मम। क्या नाम है? निर्मम जो है ममत्व से जो रहित रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? विस्मय अस्थाई भाव यह होता है आपका अद्वैत में। किस में? अद्वैत में होता है, अद्वैत रस में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो इसमें कुल 22 भाषाएं शामिल है दोस्तों। कितने? 22। 8वीं अनुसूची में याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 भाषा, 22 लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका रहमीन पानी रखिए बिन पानी सब सूना, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूना। तो यह जो पंक्ति है, इन पंक्ति में पानी अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो आपको अलंकार है आपको, यानी अलंकार से संबंधित प्रश्न है, तो ना ही इसमें उपमा अलंकार है पानी, ना ही वक्रोक्ति अलंकार है। इसमें जो है आपका श्लेष अलंकार है। आप अलंकार पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा आखिर क्यों यह श्लेष अलंकार है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं निर्वांक। कौन माने जाते हैं? निर्वांक माने जाते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का। 22 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि पानी बह रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो इसमें जो है आपका अपूर्ण भूतकाल का बोध करा रही है क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। पानी बह रहा था, यह अपूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो जो गढ़वाल है आपका, मालवा है या कन्नौजी है, तो इनमें से कौन सा जो है पश्चिमी हिंदी की बोली बोली जाती है? तो जो है आपका कन्नौजी जो है आपका पश्चिमी हिंदी की बोली बोली जाती है, कन्नौजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 23 नंबर प्रश्न का। 24 नंबर प्रश्न है कि अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इसमें जो है पूर्वकालिक क्रिया होगी, अब पढ़कर क्या होगा। ना इसमें संयुक्त क्रिया है, ना ही द्विकर्मक क्रिया है। सो पूर्वकालिक क्रिया यानी ऑप्शन नंबर बी 24 का करेक्ट आंसर है। 25 नंबर है अंगारों पर लौटना, यह जो मुहावरा है इसका अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो अंगारे पर लौटना में तो आपका ईर्ष्या में व्यथित हो जाना जो है आपका इसका सही अर्थ है इस मुहावरे का, यानी ऑप्शन नंबर ए 25 नंबर का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलिए 26 नंबर प्रश्न में आते हैं कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो बताइए किस अपभ्रंश से हुई है पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति? तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो है आपकी सौर सेनी से अपभ्रंश से। तो सौर सेनी यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि अ प्लस ई ए जो है स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो यह करता है गुण संधि। किसके? गुण संधि को। अ प्लस ई जो है आपका ए गुण संधि, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। संवृत स्वर है, तो स्वर आप पढ़िएगा, आपका हिंदी व्याकरण में जो संवृत स्वर है वो है आपका ऊ है। क्या है? ऊ है, हर्षौ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी तथा उसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो उसकी जो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां जो हैं हम लोग सभी जानते हैं कौन लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न है कि पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये जो सभी शब्द हैं वो हैं आपके योगरूढ़ शब्द हैं। कौन सा? योगरूढ़। जो है पंकज, जलज आदि जो हैं योगरूढ़ शब्द हैं। सो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट आंसर है 30 नंबर प्रश्न का। चलिए 31 नंबर प्रश्न अब आते हैं, जो कि आपका जनरल स्टडी से आपका स्टार्ट होगा पार्ट 2 में। तो इसमें 31 से लेकर आपके टोटल 150 प्रश्न, यानी कि 120 प्रश्न जो है आपके समान अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न होंगे। तो 31 नंबर का आपका पहला प्रश्न क्या है? 31 नंबर यानी जनरल स्टडी का आपका फर्स्ट प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? तो जलवायु को जो प्रभावित करता है वो हिमालय का पर्वत भी करता है और हिंद महासागर भी करता है, लेकिन सहारा जो है आपका
जलवायु परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है। सहारा रेगिस्तान क्योंकि भारत में नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता था? तो जनगणना 2011 उसके अनुसार जो आपका 31.16% जो है आपका अर्बन लोग रहते थे, यानी कि शहरी क्षेत्रों में इतने परसेंटेज लोग रहते थे। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 31.16% करेक्ट आंसर है 32 नंबर प्रश्न का। 33 नंबर प्रश्न है कि कुद्रेमुख की खानें निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जो खान है आपका कुद्रेमुख ना ही उड़ीसा में है, ना ही आपका छत्तीसगढ़ में है। याद रखिएगा, कुद्रेमुख का खान जो है वो कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है। सॉरी, ये आपका कर्नाटक में है दोस्तों, सॉरी कर्नाटक में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक, ना ही छत्तीसगढ़, ना ही उड़ीसा, कर्नाटक इसका राइट आंसर है। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो पहली जूट मिल स्थापित किया गया था रीसरा में। किसमें? रीसरा में पहली जूट मिल, ना ही चेन्नई में, ना ही मुंबई में। तो रीसरा यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 35 नंबर है कि महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है वो है रेगुड़ है। रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं, दूसरा नाम है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न है कि कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है? तो जो है आपका शामिल है दोस्तों आपका महाबोधि बिहार भी शामिल है दोस्तों, और विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल भी शामिल है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो स्थल है आपके बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया? तो यह किया गया दोस्तों 1885 ईस्वी को। कब? 1885 ईस्वी को बंगाल किराएदारी अधिनियम को स्वीकार किया गया। 38 नंबर है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो इसका गठन किए थे श्री कृष्ण सिंह। किसने? श्री कृष्ण सिंह जो है आपके बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने स्वराज दल का गठन किया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो 39 है कि बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? फतेह शाही विद्रोह यह हुआ था दोस्तों सारण में। कहाँ? सारण में फतेह शाही विद्रोह सारण जिला में हुआ बिहार के, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 40वां नंबर प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो बिहार विधानसभा की परिषद की पहली बैठक 1913 ईस्वी को बुलाई गई थी। याद रखिए कब? 1913 ईस्वी विधान परिषद की पहली बैठक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 41 नंबर प्रश्न लेकर आपके 50 नंबर प्रश्न आपके पूरे मैथ के प्रश्न होंगे। तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और मैथ को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि हम लोग मैथ के प्रश्नों को सॉल्व नहीं करने वाले हैं, ऐसे काफ़ी वीडियो लंबा चला जाएगा। तो आप इसे बनाइए और आंसर इसका हम दे देंगे, उससे आप मिलान कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट है आपका 51 नंबर प्रश्न सामान्य अध्ययन का जीके से कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो विरोध करने का रॉलेट एक्ट का प्रमुख लक्ष्य था व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना। क्या लक्ष्य था आपका? व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रॉलेट एक्ट के विरोध का यही लक्ष्य था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें और कौन सा असत्य है या आपको फॉल्स है वो आपको बताना है अंतरिम सरकार के संदर्भ में। तो पहला कथन है कि अंतरिम सरकार वास्तव में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी जिसका अध्यक्ष वायसराय था। तो यह तो कथन सही है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उपयुक्त कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे। तो ये भी सही है। उपयुक्त सरकार में रेलवे आसाफ अली, रक्षा बलदेव सिंह, वित्त लियाकत अली खां तथा गृह विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। ये भी आपका सही है। तो यह जो है अंतरिम सरकार के संदर्भ में कोई भी गलत कथन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देख लीजिए रेलवे जो है आसफ अली को, और रक्षा जो है बलदेव सिंह, और वित्त जो है लियाकत अली खां, और गृह विभाग जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था।
किस गांधीवादी आंदोलन में चौड़ा चौड़ी कांड जुड़ा था? तो फटाफट बताइए दोस्तों, कौन सा गांधीवादी आंदोलन था? उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉम्परेशन मूवमेंट। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सृजक कौन है? तो हड़प नीति के जो सृजक हैं वो लॉर्ड डलहौजी हैं। लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगोलाइड प्रजाति की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है जो उसे दूसरी अन्य प्रजातियों से अलग करती है? तो वो जो प्रमुख विशेषता है कि उसकी मुड़ी हुई और तिरछी आंखें होती है, किनकी होती है? मंगोलाइड प्रजाति की, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 56 नंबर है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी और रोकथाम का प्रावधान करता है, तो भारत को पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 56 नंबर प्रश्न का इसका जो राइट आंसर है 1967 ईस्वी को लागू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता की अवधारणा के संविधान से ली गई थी? वो किस देश के संविधान से लिया गया था? विधि के समक्ष समता की अवधारणा वो ब्रिटेन देश से लिया गया था, यानी ब्रिटेन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार से लिया गया था? तो समवर्ती सूची का विचार जो है आपका ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पिता अपने नौजवान बेटे और किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा था, तो पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहे थे? तो वो कर रहे थे अनुच्छेद 51A के एक के तहत, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि जिसमें जो है पिता जो है अपने बेटों को भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत के बारे में बता रहे थे, तो इस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहे थे। 60 नंबर प्रश्न क्या है कि भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो जो गलत कथन है, तो पहला है कि भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम था, तो यह कथन गलत है दोस्तों राज्यों के संघ के संदर्भ में, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका 61 नंबर से लेकर फिर 70 नंबर प्रश्न तक आपके मैथ के प्रश्न हैं, तो आप सभी मैथ के प्रश्नों को वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो देखिए 61 से लेकर आपके पूरे 70 नंबर प्रश्न तक आपके मैथ के प्रश्न आ गए। अब 71 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं, समान अध्ययन से रिलेटेड। तो 71 नंबर का आपका प्रश्न है कि हाल ही में श्री साद अहमद वाइराइट भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? तो वो बने हैं पाकिस्तान के दोस्तों। कौन बने हैं? श्री साद अहमद वाइराइट भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। किस उपन्यास ने प्रभा वर्मा को 2023 का सरस्वती सम्मान दिलाया? तो प्रभा वर्मा को जो है रौद्र सात्विकम जो है उसे सरस्वती सम्मान दिलाया प्रभा वर्मा को 2023 में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 73 है कि विश्व वानिकी दिवस 24 का विषय क्या है? तो इसका जो विषय है वन और नवाचार, एक बेहतर दुनिया के लिए एक नए समाधान जो है विश्व वानिकी दिवस 2024 का थीम है, यानी विषय है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 73 नंबर प्रश्न। 74 है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें जो है आपका फिनलैंड जो देश है आपका विश्व खुशहाली में आपका शीर्ष पर है, यानी कि खुशहाली यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका फिनलैंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 75 की हाल ही में प्रज्वला चैलेंज किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो प्रज्वला चैलेंज जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 76 है कि नेफेंथिस क्या है? तो नेफेंथिस जो है आपका प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न।
77 नंबर है कि आपको सुमेलित करना, धूल के प्रकार हैं और एक तरफ है रोग के आपके नाम है। तो अनाज की धूल, तो अनाज की धूल से कौन सा रोग होता है? तो उससे जो होता है कृषक फुफ्फुस यानी कि ए का 3 है। उसके बाद है तंबाकू का धूल, तो तंबाकू की धूल से आपको टेबोकोसिस 1 हो जाएगा। कपास की धूल से आपको हो जाएगा बायोसिनेसिस यानी कि आपका 4, और गन्ने की धूल से हो जाएगा बैगासोसिस यानी ऑप्शन नंबर आपका 2। 3 आपका 20 का करेक्ट आंसर है, 3142 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 77 का करेक्ट आंसर है। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका जो कारण है ब्लू बेबी सिंड्रोम होने का, वो होता है आपका मिथोमैग्लोबिन के कारण यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 79 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो उसका नाम है डायटम। डायटम जो है इसका महत्व है जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है डायटम का यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 10 सेंटीमीटर फोकस तार वाले उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखे 3 सेंटीमीटर ऊंचे बीम के प्रतिबिंब की स्थित एक आकार स्थित एवं आकार क्या है? तो ये आपको बनाना होगा दोस्तों। हम आंसर बता देते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 30 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। 81 है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्न में से किस गैस का अवशोषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण होता है यानी CO2 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। जल निकास को क्या कहते हैं जिसका pH मान 2 से लेकर 4.5 के बीच हो? तो उसे कहा जाता है अम्ल माइनस जल निकास यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है, जिसका जो है pH मान 2 से लेकर 4.5 के बीच होता है। तो दो पतले उत्तल लेंस के अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर एवं 25 सेंटीमीटर है, वो संपर्क में है। इसके बाद उन्हें अलग कर समक्षीय रूप से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो संयोग की क्षमता क्या होगी? तो संयोग की क्षमता जो होगी वो होगी आपका इंक्रीज कर जाएगा यानी कि आपका बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, बढ़ जाती है। 84 है कि किसी दर्पण के लिए x का आवर्धन 1 से अधिक है तो x को पहचाने। तो x जो हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा, जिस x का जो आवर्धन जो है 1 से अधिक है तो वो अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का। 85 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के पिरामिड का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऊर्जा के पिरामिड का प्रतिनिधित्व जो आपका बी करेगा, कौन करेगा? बी करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, बी। किसी द्रव की तुलना में कोई ठोस अपना आकार सरलता से क्यों नहीं बदल सकता है? तो इसका जो प्रमुख कारण है आकार नहीं बदलने का, क्योंकि ठोस में अंतरा अनुबल प्रबल होता है, इस कारण जो है सरलता से नहीं बदल सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर रह जाएगा। 87 है कि एक पौधे में जड़ प्रणाली अच्छी तरह से कब विकसित होती है? तो विकसित होती है जब पानी का अवशोषण बढ़ जाता है यानी कि इंक्रीज कर जाता है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सही है आपको बताना है, कौन सा इसमें से ऑप्शन नंबर सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका pH = -log हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन है? तो सूत्र विभाजन की सबसे लंबी अवस्था को कहा जाता है प्रोफेज यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है, प्रोफेज। निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? तो जाइलम का जो प्रकार नहीं है वो है आपका CO2, जो CO2 जो है आपका जाइलम का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो वो है बादशाह औरंगजेब। इनके जो है आपके बादशाह जो थे औरंगजेब, इनके सेना में सर्वाधिक हिंदू जो है आपके सेनापति थे यानी औरंगजेब। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था किनके द्वारा? तो दलित वर्गों का संघ जो स्थापित किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा।
ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का। 93 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो पुस्तक लिखा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्या पुस्तक का नाम है? इंडियन स्ट्रगल, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखा गया था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो युवा बंगाल आंदोलन शुरू किए थे 94 का हेनरी विवियन डिरोजियो ने। किसने? हेनरी विवियन डिरोजियो ने युवा बंगाल आंदोलन का शुरुआत किया। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय थे मानवेंद्र नाथ राय जी, जो कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयन किए गए थे। वो फर्स्ट इंडियन थे। तो इंडियन सोशल कांग्रेस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था? प्रतिज्ञा आंदोलन का उद्देश्य जो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने शुरू किया था, तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था बाल विवाह को निषेधित करना, इसका प्रमुख मोटो था, मोटिव था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में किस के दौरान हुई थी? वो हुआ था बंगभंग आंदोलन के बंगभंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुआ था स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत। तो बंगभंग यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंगभंग। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना किया? तो ये किए थे भगवान दास ने मिलकर। महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ भगवान दास ने 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना किया। पाकिस्तान की मांग वर्ष इतना में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। तो पाकिस्तान की मांग जो किया गया था 1940 ईस्वी में किया गया था लाहौर के अधिवेशन में। और पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रहमत अली चौधरी जी ने किए थे। 100वां नंबर प्रश्न इस वीडियो का इस सेट नंबर 5 का है कि किसके अनुसार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी? वो नीति का नाम है सहायक संधि प्रणाली के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 100 का। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। तो यह बयान किसने दिया था? 101 नंबर प्रश्न है। तो यह बयान दिए थे जवाहरलाल नेहरू ने, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 102 है कि कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं उसके संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह आता है अनुच्छेद 42 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। 103 है कि यदि किसी सांसद जो किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है, यदि संसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में, तो इसमें जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति जो है रीति से है, यानी प्रक्रिया से, ये आपका सही है। बाकी ये सभी आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था? तो उस विधेयक का नाम है जिस पर विचार विमर्श हुआ था दहेज निषेध विधेयक, जो कि 1961 ईस्वी में हुआ था। इसमें राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई थी। नेक्स्ट है बैरन द्वीप में स्थित है। तो बैरन द्वीप जो है अंडमान सागर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है? तो उत्तम अनाज के रूप में जो है गेहूं को वर्गीकृत किया गया है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गेहूं। नेक्स्ट है क्या है 108वां, निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपाद पर पाए जाने वाला वन कौन सा है? तो हिमालय के गिरिपाद पर पाए जाने वाला वन उसका नाम है पर्णपाती वन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन
अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, तो उसका नाम है फ्रांस जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ऑस्ट्रेलिया और भारत था, फ्रांस नहीं था। 109 का सी इसका करेक्ट आंसर है। 110 है कि भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई नहीं है। तो भूटान की सीमा जो है आपका असम से जुड़ा है, सिक्किम से जुड़ा है, लेकिन उड़ीसा से नहीं जुड़ा है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका उद्घाटन जो है न्यू दिल्ली में किया गया है, यानी भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, राजधानी में किया गया है नई दिल्ली में। पीएम उषा योजना किससे संबंधित है। तो यह योजना जो है शिक्षा से, एजुकेशन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 113 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसने दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो मिला है शाहरुख खान को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इंडिया @100 इनविजिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस नामक पुस्तक किसने लिखा है। ये लिखे हैं प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यम ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 115 है कि तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास 24 का पहला चरण निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था। तो यह आयोजित किया गया था तमिलनाडु में। किसका नाम है, यह है आपका तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास। सोमोफाइट्स उत्पन्न कहाँ होते हैं। तो सोमोफाइट्स उत्पन्न होते हैं बालू एवं बजरी पर, दोनों पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अम्ल वर्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो अम्ल वर्षा के जनक के रूप में रॉबर्ट एंगस स्मिथ जी जाने जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 118 है कि जल को शुद्ध करने के लिए किस एलम का प्रयोग होता है। तो उसका नाम है आपका दोस्तों पोटास एलम, जो जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग होता है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नॉक नी सिंड्रोम क्या होता है। तो नॉक नी सिंड्रोम जो होता है वो फ्लोराइड विषाक्तता के कारण होता है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है मॉर्सुपिलियस का उदाहरण है। तो मॉर्सुपिलियस का उदाहरण जो है कौन सा है, कंगारू है, वेल है या जिराफ है। तो वो है आपका कंगारू, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 120 का। 121 है कि ध्वनि रोधक कमरों के निर्माण हेतु प्रयुक्त शैवाल कौन सा है। तो उस शैवाल का नाम है डाइटम, जो कि आपका ध्वनि रोधक कमरों के निर्माण हेतु डाइटम का प्रयोग होता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण में आपको किसको प्रयुक्त किया जाता है। तो दूरदृष्टि निवारण में निश्चित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 122 का। 123 है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है और यह निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। तो यह कथन निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये जो है आपका न्यूटन की गति का प्रथम नियम से संबंधित है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 123 का। 124 है कि बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले कंधे से लटकने वाले बैग को उठाकर ले जाना अधिक आसान क्यों होता है। तो इसका जो प्रमुख कारण होता है कि बैग द्वारा लगाए जाने वाला बल का दाब जो है वो घट जाता है, इस कारण जो है आपका ले जाना आसान होता है चौड़ी और बड़ी पट्टी वाले बैग को। इनमें से कौन सा कमरे पर ताप पर अभिलाषणिक गंधयुक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है। तो इनमें से जो होते हैं उनका नाम है क्लोरीन, जो होते हैं वो आपके एक अभिलाषणिक गंधयुक्त हरे पीले रंग में गैस के रूप में मौजूद होते हैं। निम्न में कैडमियम की गलनीय मिश्र धातु कौन सी है। कैडमियम की गलनीय मिश्र धातु, तो इसमें जो है वो आपका काष्ठ धातु है। कौन सा, काष्ठ धातु, यानी ऑप्शन नंबर सी 126 का करेक्ट आंसर है। ये सभी आपके साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। प्लास्टिक की वह कौन सा किस्म है, वो प्लास्टिक की वह किस्म कौन सी है जिसका प्रयोग कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में किया जाता है। तो कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में जो है आपका ल्यूसाइड का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 128 के निम्नलिखित में से कौन जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है। जीव मोलस्क परिवार से इनमें से वो संबंधित है घोंघा। इसमें ना ही केचुआ है ना ही आपका कॉकरोच है, तो घोंघा जो है मोलस्क
परिवार से संबंधित, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 129 है कि किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो बढ़ जाते हैं दोस्तों एड्रिनल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 129 का। 130 है कि धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो किससे भरी होती है? तो धमनियाँ जो रक्त का वहन करती है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से भरी होती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारतीय ग्रामीण के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करता है? तो इस योजना का नाम है SVA मितवा योजना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामित्व योजना। 20 सूत्री कार्यक्रम TPP किस वर्ष किया गया था? यह कार्यक्रम किया गया था दोस्तों 1975 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून के निवर्तन के लिए वर्षा होती है? तो होती है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में जो है मानसून के निवर्तन के लिए वर्षा होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण का सही अनुमान है? तो है आपका राजकीय कोषीय घाटा कुल ऋण का सही अनुमान है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 135 लास्टवां प्रश्न आपका सामान्य अध्ययन से रिलेटेड जीके से कि सरकारी बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी प्राप्तियों और सरकारी व्यय के अनुमानों का विवरण है। तो भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि से होती है, तो भारत में जो वित्तीय वर्ष की अवधि होती है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है। जैसे अगर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2025 तक का एक वित्तीय वर्ष की अवधि होगी। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका 135 तक आपका जीके के प्रश्न खत्म हुए और आपका 136 से लेकर के आपके पूरे 150 प्रश्न जो होंगे आपके रीजनिंग से संबंधित होंगे। तो देखिए आपके 150 प्रश्न जो है आपके रीजनिंग से संबंधित प्रश्न आपके समाप्त हुए। तो इसमें आपके 15 रीजनिंग के प्रश्न हैं और 20 आपके मैथ के प्रश्न हैं। तो 35 क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और ये आपका देखिए आंसर किया दिया गया है। तो इन सभी 35 प्रश्नों को और साथ में जो भी आपको प्रश्न को आंसर को देखना है तो अच्छे से आप देख सकते हैं। 1 से लेकर 150 प्रश्न आपका जो भी है सभी का आंसर की इसमें दिया गया है। तो दोस्तों फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा और चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेट नंबर 6 में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।